शिवसेना तोड़कर बीजेपी के चक्कर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे की गद्दी आधिकारिक ऐलान से पहले ही छिन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे का काम लगा दिया है। ये देखिए, राष्ट्रपति को रिसीव करना मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में आता है। जब भी राष्ट्रपति किस राज्य के दौरे पर होती हैं, उनको रिसीव करना, उनका स्वागत करना राज्य के मुख्यमंत्री का ही दायित्व होता है। ये सदाचार और शिष्टाचार का हिस्सा होता है, चाहे मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान सबको करना ही पड़ता है। यहाँ तो राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, जहां गई थी वहां सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनको रिसीव नहीं किया। मुख्यमंत्री की जगह देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के सारे दायित्व निभा रहे हैं। जैसे बारात में फूफा की जगह अगर जीजा हर काम में अगवानी होता है, तो सारे बाराती जान जाते हैं कि चलती जीजा की ही है, फूफा किसी काबिल नहीं है। वरना ढंग के फूफा लोग तो नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते हैं। खैर, तो वही हाल महाराष्ट्र के माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री का है। उनकी पावर शून्य होती जा रही है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज की ये फोटो है। समझने वाले समझ रहे हैं, जो नहीं समझे वो तो अनाड़ी है। एकनाथ शिंदे गए नागपुर थे, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू को लेने नहीं गए। बीच में ही उनको बड़ी जोर से गद्दी बचास लगाई और मुंबई भागना पड़ गया। दोस्तों, आपने घर में चोरी, मकान में चोरी, खेत में चोरी, खलिहान में चोरी, कार में चोरी, मंदिर में चोरी और मॉल में चोरी तो सुना होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपनी कुर्सी चोरी होने से बचानी पड़ रही है। कुर्सी चोरी हो जाने का एकनाथ शिंदे को इतना डर है कि वो गए तो राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए नागपुर थे, लेकिन बिना रिसीव किए ही मुंबई भाग गए। शक्ति प्रदर्शन अजीत पवार और शरद पवार के बीच चल रहा है, लेकिन हालत एकनाथ शिंदे की टाइट थी। दोस्तों, नागपुर चाहता है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उनका अपना आदमी बने। उनके ही शब्दों में अगर कहें तो नागपुर चाहता है कि उनका लड़का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने। उनका लड़का से मतलब दो ही हैं, एक तो फडणवीस, दूसरे गडकरी। और इसीलिए शिंदे के होते हुए भी अजीत पवार को महाराष्ट्र का रातों रात डेप्यूटी सीएम बनाया गया। अब आज की हालत यह है कि शिंदे के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो फडणवीस को खुद ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए कह दें, या फिर फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, जिसमें शिंदे को खुद भी मालूम है कि 40 विधायकों के साथ वो कहीं टिक नहीं पाएंगे। फडणवीस को 105 विधायकों वाली सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बुलाया जाएगा और फडणवीस के पास अजीत पवार के विधायक सरकार बनाने के लिए होंगे और फडणवीस बहुत आसानी से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शिंदे उस दोराहे पर खड़े हैं जहां से उनको कुछ अब समझ में ही नहीं आ रहा है। शिंदे की स्थिति बड़ी दयनीय है। ज्यादा बोलेंगे तो ईडी की कार्रवाई हो जाएगी, 16 विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा 100 अलग, शिवसेना तोड़ दी है 100 अलग, जनता के बीच विश्वास खो दिया है 100 अलग। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि शिंदे उद्धव वाली शिवसेना के साथ जा सकते हैं, लेकिन किस मुंह से जाएंगे? सबसे बड़ी दिक्कत यह है। आज इसी पर बिल्कुल गहराई से बात करने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति को भीतर से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ हैं। स्वागत है अशोक सर। सर, ये तो सुना था कि चोरों से घर बचाया जाता है, चोरों से बंगला बचाया जाता है, चोरों से जायदाद बचाई जाती है, जमीन बचाई जाती है, जेवर बचाया जाता है, जान बचाई जाती है, लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपनी गद्दी बचाने के लिए बड़े चिंतित हैं। बिल्कुल चिंतित है, क्योंकि उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है तो जिनके वजह से हमने सरकार तोड़ने का दावा करते हैं, जिस हिंदुत्व की बात करके हम राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को गाली देके आए, जिस अजित पवार को हमने वित्त मंत्री रहते हुए मात्र अपने वालों को बांटना और दूसरों को डांटना, इस नीति से चलने के लिए उनका बहिष्कार करते हुए सरकार तोड़ने की बात कही रहे थे। दूसरी ओर बीजेपी के भी लोग कह रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े चौड़े होके कहा था कि इस सिंचाई घोटाला वालों को मैं घर जेल भेज दूंगा या सजा दिलवाऊंगा। ये सारा करते हुए अजित पवार की जरूरत क्या है? सवाल ये है। अब शिंदे कैंप में एक तरह से डर है। शिंदे कैंप के कई एमएलए ये कह रहे हैं, मीडिया में रिपोर्ट छप रही है, वो कह रहे हैं कि भाई फिर हमको यदि अजित दादा और एनसीपी के साथ बैठना है तो फिर हमने वो सरकार तोड़ी क्यों? उस सरकार में क्या गलती थी? क्योंकि हिंदुत्व पे अभी भी डाइल्यूट होगा एनसीपी आने से। वो तब भी तो बीजेपी तो जब चाहे शिंदे को पैदल कर सकती है, जब चाहे अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। मुझे लगता है प्रज्ञा जी, बीजेपी बाय एंड लार्ज ये बात समझ गई है कि जिस घोड़े पे उन्होंने दाव लगा था वो घोड़ा लंगड़ा निकला। शिवसेना का सिंबल भी दिया,
शिवसेना का नाम भी दिलवाया, पूरी ताकत भी दिलवाई, मुख्यमंत्री पद भी दिलवाया, लेकिन वो शिवसेना को समाप्त नहीं कर पाए। इसका उलट हुआ, जो शिवसेना ये मरी हुई समझ रहे थे, वो शिवसेना पूरी ताकत के साथ सिंपैथी वेव पे, सहानुभूति के वेव पे, उस लहर पे चढ़ के तूती बोल रही है उसकी। तो अब इसके बाद क्या करें? यदि इस सहानुभूति के बल पे उद्धव ठाकरे ने अपना जनमत बढ़ाया है, जन समर्थन उसके इस पक्ष में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पहले ही कांग्रेस के साथ मिलकर जनमत अपने पक्ष में करने के पक्ष में। सरकार गिराने का एक तगमा हमारे पास है। ऐसे में एक नया खेल खेल सकते हैं। यदि वो लोग 3 हैं तो हम भी 3 बने। हमारे पास ओरिजिनल शिवसेना नहीं तो नकली शिवसेना है, भले ही उसके पास सिंबल है, वो है कमजोर शिवसेना तो हम मानते हैं। ऐसा ही एनसीपी से एक गुट यदि तोड़ के लाते हैं हम, तो राष्ट्रवादी का एक गुट हमारे पास होगा। अब राष्ट्रवादी का यकीनन उन्होंने जिसको तोड़ा है अजित पवार, वो ताकतवर है, एकनाथ शिंदे से कई गुना ताकतवर है। और उनकी ताकत मल्टीफोल्ड बढ़ती है जब शरद पवार का साथ होता है। शरद पवार और अजित पवार साथ आते से ही 1 और 11 हो जाते हैं। शरद पवार 10 है, अजित पवार 1 है, दोनों मिलके 11 हो जाते हैं। अब इन्होंने एक तोड़ लिया, ये सोच के कि 10 परस्त होगा, उम्र नहीं है, व्याधि से पीड़ित है। लेकिन बीजेपी की शॉर्ट मेमोरी इतनी शॉर्ट है। लोग कहते कि 1980 में शरद पवार वो कर पाए थे, क्योंकि 43 साल पीछे की बात है। सर, इसको तो बहुत बड़ा मास्टर लेकिन स्ट्रोक कहा जा रहा है। महाराष्ट्र जैसे लग रहा है, नेशनल मैं मीडिया वही में कह दिखा रहा रहे हैं कि अब महाराष्ट्र तो बीजेपी के पास। देखिए, जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है, वो तो ये दिखाएगा ही। वो तो कर्नाटक में बीजेपी का हारना भी मास्टर स्ट्रोक बताते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी इसलिए हारी है कि उनको लोकसभा में वहां से क्लीन स्वीप करना है। तो ये कांग्रेस के हाथ में 1 साल सत्ता देके कांग्रेस के मिसरूल को कैश करना चाहते हैं, ये भी बात बोलते हैं। और यदि जीत जाते तो डबल इंजन की सरकार होती। यदि कोई सीट हार जाते तो बोलते हमने विपक्ष को कुछ दे दिया। यदि बंगाल हार गए तो बोले वो वोटिंग मशीन पे किसी का डाउट नहीं हो, इसलिए हमने बंगाल जीतने दिया। तो इस मीडिया का तो कोई माए बाप है नहीं। चित भी मेरी, पट भी मेरी, और दोनों के बीच में खड़ी हो गई तो मेरे बाप की। इस हिसाब से गोदी मीडिया महिमा मंडन करने में लगा हुआ है। तो सर, शिंदे लेकिन तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। शिंदे को यही चिंता है। शिंदे के कुछ लोगों ने बोला हमको कि उद्धव ठाकरे ने बुलाया तो वापस जाने में क्या हर्ज है, क्यों नहीं वापस जाए भाई, यहाँ क्या मिलना है। एक ने कहा कि एक भाकरी एक रोटी थी, अब उसके कितने टुकड़े होंगे। महाराष्ट्र में 43 मंत्री बन सकते हैं। अभी ये जो नए बने उनको पकड़ के 29 हो गए। अब 14 मंत्री बाकी बचे हैं। एकनाथ शिंदे अपने लोगों को बोल रहे हैं कि अभी 14 बचे हैं, उनकी भी जगह भरी जाएगी। तो उनके साथी पूछ रहे हैं कि इन 14 में फिर 3 का बंटवारा होगा, क्योंकि 40 हमारे पास है तो 40 वो भी बोलता है मेरे पास है, तो जितने हमको मिलेंगे उतने हमको मिलेंगे। और 105 वाली बीजेपी बोलती है यार हमको भी आप इक्वल दे रहे हो, हमारे 40 थोड़ी है। लेकिन चलो भाई, सरकार हमको बनानी थी इसलिए हम वो सेक्रीफाई करते हैं। उन 14 में से कितने लोगों को मिलेंगे? 4-4 मिलेंगे, 5-5 मिलेंगे। अब वो 5 में पहले 9 बने और फिर 5, तो बाकी 35 को क्या करेंगे? बाकी जो 20-22 से जो मंत्री बनने के लिए आए तो क्या करेंगे? बड़ा संकट का काल है। मुख्यमंत्री को अगवानी करनी थी, राष्ट्रपति की प्रोटोकॉल होता है जी, वहां से भाग आए क्योंकि यहाँ भयानक रूप से लोग नाराज थे। अब वो सर, ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति का आगमन हुआ है और मुख्यमंत्री अपना प्रोटोकॉल छोड़ करके अपनी गद्दी बचाने के लिए चिंतित है, भागे भागे फिर रहे हैं, होश नहीं है, क्या करें कहाँ जाए, कहाँ भागे, कहाँ छुपे जाके। प्रज्ञा जी, मुख्यमंत्री ने ये सोचा होगा कि राष्ट्रपति की आगवानी मुख्यमंत्री करे, ये प्रोटोकॉल है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री हूं कि नहीं हूं ये कंफर्म करने के लिए मुझे मुंबई जाना जरूरी है। ऑर्डिनरी व्यक्ति करके जाऊंगा तो मुझे एयरपोर्ट पे जगह भी नहीं मिलेगी, कहीं तो भी बाहर खड़ा होना पड़ेगा एयरपोर्ट के वहां, एक ऐसा हाथ में फूल लेके दूर से फूल दिखाते हुए। वो मुख्यमंत्री के तौर पे यदि वेलकम करना चाहते हैं तो उनको पहले ये आश्वस्त होना होगा कि वो मुख्यमंत्री है।
अब यदि 16 अच्छा बोलने की स्थिति में कुछ नहीं है, सब कैच 22 स्थिति में है। शिंदे की स्थिति सबसे दयनीय है। बिल्कुल सर, पवार वर्सेस ज्यादा पवार का शक्ति ज्यादा प्रदर्शन चल रहा है, सांसें इनकी थमी हुई है। ज्यादा ऊंची आवाज में बात करेंगे तो 16 को डिस्क्वालीफाई कर देगा स्पीकर, तो हम हाथ धो लेंगे हमारे मंत्री पद से। फिर ईडी की पीड़ा भी चलेगी, शुरू हो जाएगी, और वो बाई इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे तो ये सब मिलके मुझे हरा देंगे, तो मेरा तो पॉलिटिकल करियर खत्म, मेरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, लोग जेल में जाएंगे। इसलिए जितनी जूते पड़ते हैं उसको सहन करते हुए इसी पद पे बने रहना है। अजीत पवार तो आए, अजीत पवार ने कहा आज मुझे मुख्यमंत्री बनना है। अजीत पवार का आज का भाषण यदि बीजेपी वाले सुन लेंगे तो क्या बीजेपी वाले इतने मूर्ख है कि जिसकी 105 विधानसभा में सदस्य है वो इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी झोंक देंगे इनके साथ? सर यही तो सबसे बड़ी, अब अजीत पवार ने बार्गेनिंग की होगी तो मुख्यमंत्री पद से छोटी बार्गेनिंग क्या ही की होगी, इतना बड़ा काम करके आ रहे हैं, बलिदान करके। नहीं, उनकी सबसे पहली बार्गेनिंग ईडी की पीड़ा होगी, हमको ईडी से मुक्त करो। छगन भुजबल की होगी कि भाई साहब हमको, छगन भुजबल, दीपक, दिलीप, सुनील तटकरे और तुम्हारे प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार जी, हसन मुशर्रफ, ये तो सब ईडी के नोटिस पे है। इसकी किसी की प्रॉपर्टी जब्त है, किसी के कोर्ट के परमिशन से उस घर में रह रहा है। अभी प्रफुल्ल पटेल जिस फ्लैट में रह रहे हैं वो कोर्ट के परमिशन से रह रहे हैं, वो अटैच्ड है ईडी द्वारा। हसन मुशर्रफ पे तो शुगर मिल घोटाला के आरोप है। ये तो अभी भी तो वो तो जमानत के लिए भाग रहे थे। तो इन सब लोगों को बचना है। पहले अजीत पवार के एक बेटे शुगर का बड़ा ट्रेड करते हैं सिंगापुर से, सुना मैंने कागज वहां तक पहुंचे। तो भाई सब रहने दो, पहले तो अपनी परिवार बचाओ, खुद को बचाओ। और छगन भुजबल उसमें एक्सपीरियंस्ड आदमी है जो 2 साल जेल में रह चुका है, वो सबको बताता होगा कि जेल में कितनी तकलीफ होती है। मैं जाके आया हूं, तुम मत जाना। तो सब ईडी का जब शनि बैठा आपकी कुंडली में तो आपको कमल की पूजा करना जरूरी है। ईडी की शांति वही होती है उस शनि। तो ये शांति करने के लिए कमल की पूजा करने बैठे। लेकिन अब ये बताते नहीं सकते लोगों को कि भाई मैंने बहुत पैसा किया, भ्रष्टाचार किया, और अब वो भ्रष्टाचार छुपाने के लिए मुझे बीजेपी जाना पड़ेगा। ये तो कोई बोलेगा नहीं पब्लिकली। एक ही हर्षवर्धन पाटिल था जिसने बोला पब्लिकली कि मैं रात को आराम से सोता हूं क्योंकि ईडी और इनकम टैक्स का मुझे कोई डर नहीं, मैं बीजेपी में प्रवेश कर चुका। अब उसके भी लोचे हो गए क्योंकि वो अजीत पवार का बहुत बड़ा दुश्मन माना जाता था, राजकीय दुश्मन जी। अब उनको अजीत पवार के साथ बैठ के बात करनी होगी। आज किरीट सोमैया का कोर्ट, एक टेलीविजन चैनल का रिपोर्टर उनके पीछे भाग रहा था और किरीट सोमैया नीचे मुंडी करके चल रहे थे। उसने सवाल पूछा, किरीट जी आपने जिनको आरोपित किया वो अब मंत्री बन गए हैं, आपका इस पे क्या कहना है? किरीट ने एक शब्द भी नहीं बोला और चुपचाप गाड़ी में बैठ के निकल गए। जो किरीट पोपट पंची जैसे रोज कागज लेके, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हर एक को जेल में भेजने का दावा करते थे, आज वो मौन व्रत धारण करके मीडिया से भाग रहे हैं क्योंकि सवालों का जवाब नहीं। सर अगर मुख्यमंत्री की रेस हुई तो फिर अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस भी तो आमने सामने खड़े हो जाएंगे। नहीं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते क्योंकि दिल्ली के 2 लोग जो है वो उनको मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। सर आप तो भीतर की बात जानते हैं, हमने सुना है कि नागपुर चाहता है कि अपना मुख्यमंत्री बने। नागपुर तो चाहता है कि पार्टी में जो आयराम गैराम है इनकी संस्कृति खत्म कर दे। संघ चालक मोहन भागवत जी ने भोपाल में बाकायदा इस बात को रेखांकित किया था कि जो भाजपा में बाहर के लोग आ रहे हैं, क्या उससे भाजपा की विचारधारा बनी रहेगी? और ये सबसे ज्यादा गंद है वो महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में एक ओरिजिनल बीजेपी है, एक बीजेपी कांग्रेस है जो कांग्रेस से आई हुई बीजेपी, एक बीजेपी सेना है जो सेना से आई हुई है, एक बीजेपी एनसीपी है जो एनसीपी से आए हुए हैं,
एक बीजेपी मनसे है जो मनसे से बीजेपी में गए हुए हैं। तो इतनी बीजेपी के फैक्टर्स है वो, और इसके लिए सारा जो पाप का घड़ा जो है, इसके लिए जिम्मेदार एक ही इंसान है जिनका नाम देवेंद्र फडणवीस है। उन्होंने सिस्टमैटिकली बीजेपी के जो स्टॉलवर्ड लोग थे, एकनाथ खड़से जैसे, उनका खात्मा कर बीजेपी में नए नए लोग लाए, बाहर के लोग बीजेपी में भरमार कर दिए। और अब वो लोग जब बीजेपी में हैं, तो वो तो कांग्रेस ही है, एनसीपी वाले लोग हैं, उनका तो जिंदगी गई पैसा का भ्रष्टाचार करते हुए खाते हुए। सर तो आखिरी सवाल बीजेपी, आपसे ये है कि अभी ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो दिखाई दे रही है, इसमें किसका क्या रोल होगा? ये ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है प्रज्ञा जी। हम्म, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस और शिवसेना की सरकार थी, तो देवेंद्र फडणवीस इसको ऑटो रिक्शा सरकार कहते थे। जी। देवेंद्र फडणवीस की डबल इंजन की सरकार अब ऑटो रिक्शा सरकार हो गई है। हम्म। मैं ट्रिपल इंजन इसलिए नहीं मानता हूं कि समान विचारधारा वाले लोग एक हो तो ट्रिपल इंजन की सरकार होती है। ये समान विचारधारा सर वाले तो नहीं है। ऑटो का एक टायर तो बिल्कुल उसकी तो हवा निकल गई है, जैसे ही दूसरा टायर में हवा भरी है, एक टायर की तो मैं तो वही, 40% हवा निकल गई है। हाँ तो वही तो मैंने बोला। तो ऑटो ना पलट जाए सर? तो ऑटो पलटने की स्थिति में है, कभी भी पलट सकता है। इसलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति की ये, मैंने जिस दिन ये शपथ विधि हुआ उसी दिन मैंने कहा था कि लोग समझते होंगे कि अब 200 से ज्यादा सरकार में एमएलए है, तो सरकार स्थिर है। महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता का दौर आज से शुरू हुआ है। अस्थिरता भाजपा के लोगों में, अस्थिरता शरद पवार के पास, अस्थिरता शिवसेना में, अस्थिरता एकनाथ शिंदे में, अस्थिरता अजित दादा के पास। कोई स्थिर नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर समय देने के लिए। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।